हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शादी की जोड़े में सजी सुधा इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। शादी का लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट, एक नई दुनिया का ख्वाब लिए उसकी आंखें सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वो बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना। किसी भी लड़की के लिए वो दिन सबसे खुशी का होता है जब वो जीवन साथी के रूप में उसी को पा लेती है जिसे वो प्यार करती है। सुधा संस्कारी घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। सिर पर पिता का साया न होने पर भी माँ ने उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी और सुधा ने भी अपने माता पिता का सम्मान उसी निष्ठा से रखा जैसे हर अपेक्षा बच्चों से होती है। वो बहुत होनहार थी। बेटे की शादी के बाद कविता की यह इच्छा थी कि बेटी के हाथ पीले हो जाते, उसका भी घर बस जाता तो वो भी अपने फर्जों से निवृत्त हो गंगा नहा लेती। सुधा की भाभी का भाई रमेश अपनी बहन की शादी वाले दिन से ही सुधा को पसंद करने लगा था, परंतु तब सुधा के मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो जिंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहती थी। वो एक घरेलू लड़की थी। उसे पहली नजर में प्यार व्यार ये सब बातें बेकार लगती थी। अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही वो शादी करना चाहती थी और वो भी माँ की पसंद से। तभी रमेश के बार बार बोलने पर उसने उसे कोई अहमियत नहीं दी। जो बात रमेश के अहम को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही थी। रमेश अपनी बहन से मिलने बार बार आता क्योंकि वो सुधा को चाहता था जो उसे पसंद ना था। और एक दिन तो उसने इस बात पर आपत्ति भी जता दी जिससे रमेश के आत्मसम्मान को चोट लगी और उसके बाद उसने वहां जाना छोड़ दिया। काफी समय बीत गया। सुधा अपनी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी में लग गई थी और वहां रमेश भी एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। आज रमेश का तो पता नहीं सुधा से शादी करना चाहता था या नहीं, पर अब सुधा चाहती थी घर बसाना तो सबसे पहले उसका ध्यान रमेश पर गया। वो उसे चाहता भी बहुत था। कविता भी यही चाहती थी कि जाने पहचाने लोगों में बेटी की शादी हो तो अच्छा है। और अब तो सुधा भी रमेश का अपने प्रति इतना झुकाव देखकर उसको पसंद करने लगी थी, पर उसने इस बात का कभी इजहार नहीं किया। आज तो वो दिन था जब दोनों विवाह के पावन सूत्र में बंध गए थे। दुल्हन बस सेज पर बैठी सुधा ये सोच रही थी कि वो अपने प्यार का इजहार करेगी। इस बंधन को प्यार और सेवा से वो 7 जन्मों का बंधन बांध लेगी। कोई भी लड़की जब किसी के साथ विवाह के सूत्र में बंध जाती है तो उसका पति परमेश्वर और वो परिवार ही पूरा संसार बन जाता है। मन घबराया हुआ था, कुछ उमंगे भी लहरा रही थी। खुद ही कुछ सोचकर वो हंसती और खुद ही शर्माकर हाथों से चेहरा ढक लेती। हर आहट पर उसे लगता वो आ गए, पर बड़ी देर हो गई। घड़ी की तरफ नजर गई तो 1:15 बज रहा था, पर रमेश अभी तक नहीं आया था। उसने बाहर जाकर देखा तो सारे घर की रोशनी बंद थी, सभी सो गए थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई, फिर सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा। वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, रमेश चाय के 2 कप हाथ में लिए खड़ा था। सुधा जैसे ही हड़बड़ा कर उठी और रमेश के पांव छूने के लिए झुकने लगी। उसकी साड़ी पर थोड़ी सी चाय गिर गई। वो जाग गई। तब उसे महसूस हुआ कि वो सपना देख रही थी, पर ये क्या, साड़ी तो सच में गीली थी और सामने रमेश भी था, पर हाथ में चाय का कप नहीं, खाली गिलास पकड़े जिसका पानी वो सुधा पर फेंक चुका था। सुधा कुछ भी समझ पाती उससे पहले रमेश ने उसकी बाजू जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैडम 7 बज चुके हैं, घर का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? सुधा ये हैवानियत देखकर समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। वो सपना देख रही थी या अब सपने में है। थोड़ा खुद को संभालने के बाद उसने कहा, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्यों, तुम क्या कहीं की महारानी हो? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं जो नाज नखरे दिखाते फिरो। यहाँ अगर रहना है तो अपनी औकात में रहना होगा, समझी? रमेश ने उसे बिस्तर पर फेंकते हुए जवाब दिया और कमरे से चला गया।
सुधा को ये सब एक भयानक सपने की तरह लग रहा था। दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि पिछले 4 सालों से लेकर कल तक जो उसे दिलों जान से चाहता था, आज वो किस रूप में उसके सामने है। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। उसने खुद को संभाला और नहाकर तैयार होकर रसोई घर की तरफ रुक किया। नीचे सभी परिवार के सदस्य हंसी मजाक कर रहे थे। उसने जाकर सास ससुर ननद के पैर छुए, पर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया दिखाने की जरूरत ना समझी। सबका व्यवहार अटपटा था, परंतु वह मुस्कुराती रही। उसे सामने रसोई घर दिखाई दिया। वो अपना काम करने के लिए चल पड़ी, पर जैसे ही वो अंदर पहुंची तो वहां के हालत देखकर हैरान हो गई। जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी नाश्ता कर चुके हैं। वो परिवार के सभी लोगों के व्यवहार से आहत हो रही थी, पर उसने एक किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। चुपचाप सारी रसोई साफ की और अपना नाश्ता करने लगी कि तभी सास ने घर के सारे कपड़े धोने का आदेश दे दिया। सारा दिन यूं ही चलता रहा, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा काम। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। शादी का पहला दिन जहां दुल्हन को घर वाले पलकों पर बिठाते हैं, वो भी घर के सदस्यों को समझने का, घर में अपनत्व का एहसास करने का प्रयास करती है, वहां सुधा के साथ ऐसा व्यवहार उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुणी तो वो थी ही, समझदारी भी बहुत थी। और रात को इस बारे में रमेश से बात करने की सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो सबका व्यवहार इतना अजीब है, कहाँ क्या गलती हुई। पर आज रात भी पिछली रात की तरह रमेश नहीं आया। वो पहली रात से ही दूसरे कमरे में सो रहा था। जब भी सुधा पति या घर वालों से इस बारे में बात करना चाहती तो कोई भी उसकी बात सुनकर राजी न था। अब छुट्टियां खत्म हो चली थी, उसे जॉब पर भी जाना था, पर उस दिन घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो गया। रमेश और बाकी घर वालों ने जॉब पर जाने से मना कर दिया और इस बात की दुहाई दी कि हम खानदानी लोग हैं, हमारी बहुएं गैर मर्दों के बीच नौकरी नहीं करती। अब ये क्या अच्छा लगेगा कि 4 पैसों के लिए घर की औरतें सड़कों पर निकले। माँ के घर में जो किया सो किया, यहाँ रहना है तो नौकरी वोकरी भूल जाओ। अब सुधा बड़ी दुविधा में फंस गई। पहले ही घर का माहौल ठीक नहीं है, अब अगर मैं सबकी इच्छा के खिलाफ नौकरी जाती तो रिश्तों की खटास और बढ़ जाती। उसने बातों को संभालने के लिए कुछ दिन की और छुट्टियां ले ली। सोचा आज नहीं तो कल सब समझेंगे कि आज पुरुष और स्त्री बराबर हैं, कंधे से कंधा मिलकर चलना आज के समय की जरूरत है। औरतें ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये सब दकियानूसी बातें हैं। पर अभी सुधा ने चुप रहने में ही भलाई समझी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सुधा अपनी सेवा भाव से परिवार वालों का दिल जीतना चाहती थी, पर उसके सभी प्रयास विफल होते जा रहे थे। उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं, एक नौकरानी से ज्यादा वो कुछ नहीं। रमेश कई दिन बाहर रहता, कोई बात नहीं, कोई सम्मान नहीं। अब तो नौकरी की भी चिंता उसे सता रही थी। जब वो प्रयास करके हार गई तो उसने ये बात अपनी माँ और भाई से करना चाहिए, और करती भी क्या। नारी तो एक कमजोर वृक्ष की तरह है, जो वृक्ष रूपी पुरुष का सहारा लेकर ही इस समाज में फल फूल सकती है। समाज तो हमेशा औरत की गलती निकालता है। पति अगर शराबी अय्याश भी हो तो पत्नी उसके चरणों में स्वर्ग समझकर उसकी सेवा में जीवन बिताए, तभी वो समाज में पतिव्रता कहलाएगी और तभी उसका सम्मान समाज में होगा और उसका जीवन संपूर्ण कहलाएगा। आज भी हम पति से अलग रह रही औरतों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते। ऐसी औरतों के लिए समाज ने तो कुलच्छनी कुल्टा ना जाने क्या क्या विशेषण रखे हैं। कितनी मजबूर है एक नारी इस समाज में जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, कभी पिता, कभी भाई, कभी पति। ऐसे सोने के पिंजरे की तरह उसके व्यक्तित्व को बांध कर रखते हैं कि वो कभी भी उन्मुक्त हो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाती। पर सुधा इतनी भी कमजोर नहीं थी। इससे पहले कि वो पूरी बिखर जाती, उसने ये बात अपने मायके में सबके सामने रखी। फिर क्या वही हुआ, वही जो समाज की सोच है, जो समाज की परंपरा है। माँ को दुख तो हुआ, पर अब समाज की चिंता भी थी।
हमें अपनी झूठी शान को बचाने के लिए अगर अपनी खुशियों का गला घोटना पड़े तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। समाज में इज्जत तो बनी रहेगी। माँ ने हालात के साथ समझौता करने की बात कही और भाभी को तो ये बात भी सुनना गवारा ना हुई, क्योंकि हर बहन को अपना भाई ही सही लगता है और सारे ऐब भाभी में नजर आते हैं। और जो बात भाभी को पसंद नहीं आई वो भाई को कैसे पसंद आती, तो उन्होंने भी कह दिया घर के मसलों को घर में ही मिल बैठ के समझाना चाहिए। अब सुधा के पास क्या रास्ता था, कोई उसकी अंतर्मन के भावों को नहीं समझ रहा था। एक लड़की लाखों सपने लिए अपनी एक दुनिया छोड़कर अपने ससुराल आती है अपनी नई दुनिया बसाने, पर ये दुनिया तो उसकी थी ही नहीं। उसके साथ तो घिनौना विश्वासघात हुआ था। एक तरफ पति था जिसने 7 फेरों में 7 कस्में तो खाई पर निभाई नहीं, दूसरी तरफ उसके माँ और भाई जिन्होंने उसे फूलों की तरह पाला और रखा, पर अब वो शादी के बाद इतनी पराई हो गई कि उसके आंसू पोंछने से ज्यादा उन्हें उस समाज की चिंता थी जिसमें अगर बेटी मायके में वापस आ जाए तो सारी इज्जत मिट्टी हो जाती है। समाज के तानों से बचने के लिए हम अपने ही जिगर के टुकड़े को छोड़ देते हैं तिल तिल मरने के लिए, जीवन को बोझ की तरह ढोने के लिए। और लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, तब तो उसकी जिंदगी बस दूसरों की मेहरबानियों पर ही निर्भर है। पर सुधा के साथ ऐसा नहीं था। वो आज की लड़की थी। उसने निर्णय कर लिया या तो वो इन हालातों को बदलेगी और अगर इसमें सफल नहीं हो पाई तो समाज में झूठी इज्जत को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं देगी। उसने एक और पहल करनी चाहिए। वो घर पहुंचकर रमेश के कमरे में गई और उससे जानना चाहा कि अगर ऐसा ही करना था तो मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया। ये सुनते ही रमेश आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। तुम्हें बहुत घमंड था ना खुद पर, बस तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया। प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने अपने घर में सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे नीचा दिखाया। मैं तुमसे नहीं साधना से प्यार करता हूँ और जल्दी ही उससे शादी भी करूंगा। ये सब तुम अपनी आंखों से देखोगी, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी जगह इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी। ये बातें सुनकर सुधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो निःशब्द थी। रमेश की सोच पर कैसे कोई इतनी सी बात पर किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है, किसी का हृदय इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। कहाँ है इंसान की मानवता। और ऐसे रमेशों से तो समाज भरा पड़ा है जो अपनी घटिया मानसिकता के चलते आज भी वासना और प्यार में फर्क नहीं कर पाते। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकना या किसी का बलात्कार कर उसके जीवन को अंधेरों में झोंक देना क्या ये प्यार है? ये तो प्यार का परिणाम नहीं। ये लोग ऐसी विकृत मानसिकता के मालिक होते हैं जिसमें सिर्फ स्वार्थ, अहम और वासना का बसेरा होता है। कितने ही जीवन बसने से पहले उजाड़ दिए जाते हैं, पर सुधा इतनी कमजोर नहीं थी। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया क्योंकि वो समझ गई थी कि कोयले को कितना भी घिसा जाए वो उजला नहीं होता। ये प्रयास व्यर्थ है। वो चुपचाप कमरे से निकली और अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगी कि पीछे से आवाज आई, अगर आज ये दहलीज पार की तो तुम्हारे लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुधा कुछ देर रुकी कि शायद ये आवाज आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, पर ये ना हुआ। उसने अपने बिखरे अरमानों को समेट और अपने जीवन की एक हार को जीवन भर की हार नहीं बनने दिया। अब रास्ता इतना आसान नहीं था। माँ के घर जाना मुश्किल था क्योंकि माँ के खोखले उसूलों को निभाती तो जिंदगी नहीं जी पाती। भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, कोई उसे ढोना नहीं चाहता। हर कोई जीवन में खुशी चाहता है, रिश्तों को निभाना चाहता है, प्यार लेना चाहता है, प्यार देना चाहता है। पर अगर किस्मत से वो उसमें सफल ना हो पाए तो क्या जीवन को फिर से एक मौका देना गुनाह है? क्यों समाज में ऐसी औरतों पर फप्तियां कसी जाती हैं? और दुख तो तब होता है जब एक नारी ही नारी की दुश्मन हो। दकियन उसी संस्कारों रिवाजों की दुहाई देकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है। हर बढ़ता कदम सुधा को नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था।
वो बढ़ती गई, रुकी नहीं। इतनी ठोकर खाने के बाद वो जिंदगी को शादी रूपे पिंजरे में कैद नहीं करना चाहती थी। वो अलग रहने लगी और जॉब जाना शुरू कर दिया, अपने करियर पर ध्यान दिया। और इस दौरान उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अनाथालय से एक बच्ची को गोद ले लिया। उसके जीवन का मकसद अपना जीवन स्वर्ण ही नहीं था, वो एक और जिंदगी को संवार कर इस समाज को एक बड़ी सीख देना चाहती थी। कोई गिर जाए वो बड़ी बात नहीं, गिर कर फिर संभले और गिरों को उठाए वही जिंदगी के हीरो हैं। सुधा भी उनमें से एक थी। आज वही रिश्ता उसका अपना है। वैसे तो माँ, भाई, भाभी सभी रिश्ते जीवन में धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ वापिस आ गए, पर अब वो बंधन नहीं रहा था। आज सुधा अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। जीवन में कोई घुटन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। वो ईश्वर की दी इस नियामत को खुलकर जी रही थी। जिंदगी में कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं, इंसान हार जाता है और कभी अपने जीवन को समाप्त करने के निर्णय ले लेता है। आए दिन जहर खाकर, नदी में कूदकर, पंखे से लटककर आत्महत्या करने वालों की कमी नहीं है। नशे में अपने जीवन को गर्क करने या गलत राहों पर चलकर अपने जीवन को नरक करने वालों की भी कमी नहीं है। जिंदगी इस बुजदिली का नाम नहीं है, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। इसे जीना सीखो, ढोना नहीं। और सुधा अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।